नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 का है, सामाजिक विज्ञान का है, पाठ 3 नागरिक शास्त्र से, पाठ 2 संविधान निर्माण से, सेशन 3 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भाई। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें 2 सेशन आपके पास बहुविकल्पी प्रश्नों की 2 श्रृंखला आपके पास भेज चुका हूँ। ये तीसरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुविकल्पी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम व्याख्या थोड़ा बढ़ा के किए हैं, पर बहुविकल्पीय जितना आपका तैयार रहेगा उसमें जोड़ के और इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी लगाए हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। इसमें कुल 5 प्रश्नों को रखा हूँ। लघु उत्तरीय में आएगा तो थोड़ा छोटा कर देना है। दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो बहुविकल्पी प्रश्नों को जोड़कर बड़ा कर देना है। या अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आता है तो सब बहुविकल्पीय प्रश्नों में सेट किया हूँ। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों से आप कर ले जाएंगे। ज़्यादा प्रश्न ना रखने का यही कारण है कि बहुविकल्पी में आपके पास इतना प्रश्न भेज दिया हूँ कि आप उन प्रश्नों से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। तो चलिए कुल 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का वर्णन कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का वर्णन कीजिए। अब ये आपको पता होना चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हूँ। नेल्सन मंडेला को 1964 में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया है नेल्सन मंडेला के ऊपर और इनको जेल में बंद कर दिया गया। 28 वर्षों तक जेल में बंद रहे। उसके बाद ये छूटे तो दक्षिण अफ्रीका की उदारवादी सरकार शासन में थी। क्लार्क वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उदार रुख अपनाया और 94 में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो ये सब बहुविकल्पी प्रश्नों में दिया हूँ। अब इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की राजनीति यूरोप के श्वेत लोगों ने लागू की थी। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। भारत से उलट बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया और रंग भेद की राजनीति लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों का रंग काला होता है, परंतु आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के वहाँ मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, ये कौन थे? श्वेत और अश्वेत के अलावा, श्वेत और अश्वेतों के अलावा है ये अलावा। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित
नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अतिरिक्त सभी को छोटा और नीचा मानते थे। घोड़ों नहीं है, ये गोरों है भाई, गोरों यानी अपने आप को। शासक गोरों के अतिरिक्त सभी को छोटा और नीचा मानते थे और उन्हें मतदान करने का अधिकार भी नहीं था। सन 1950 में आज जो एक रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। इस हेतु उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए, जिनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की नीति की और इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। श्वेत सरकार ने हजारों अश्वेत है भाई, ये अश्वेत है, हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका में अंततः इस आंदोलन को सफलता मिली और 28 वर्षों तक कैद की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला सन 1990 में रिहा हुए। रंग भेद की नीति समाप्ति के कगार पर पहुंच गई और तत्कालीन श्वेत राष्ट्रपति डी क्लार्क ने उदार और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने रंगभेद समाप्त कर दिया और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य दलों के साथ समझौते की नीति अपनाई। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग जैसे हमारे भारत में आकर व्यापार करने आए थे, पर इसके उलट हुआ। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग आए और वहाँ बस गए। 1/3 होने के बावजूद अश्वेतों के ऊपर प्रभाव जमा कर शासन करने लगे। अश्वेत 3/4 थे, पर उनको ना तो मतदान का अधिकार था और ना वो इज्जत के साथ ज़िंदगी जी सकते थे। उनके खिलाफ विद्रोह जैसे आवाज़ उठती रही। अश्वेतों और जो भारतीय मूल के थे उनको रंगीन चमड़ी वाले बोलकर निंदा करते रहे। अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वालों पर अत्याचार जुल्म करते रहे और ये 3/4 होने के बाद भी उनसे मुकाबला करने के में सक्षम नहीं थे। अश्वेत के नेता नेल्सन मंडेला को 1964 में देशद्रोह का मुकदमा नेल्सन मंडेला पर चल गया। नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। 1993 में 1993 में नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है।
28 वर्षों की सज़ा काट चुके नेल्सन मंडेला छूट कर आते हैं और फिर वो अशोषितों के लिए एक नेशनल कांग्रेस बनाते हैं। उसके तले रंगीन चमड़ी वाले अश्वेत लोग और जो श्वेत और अंग्रेज़ जिनको श्वेत कहा गया, वो लोगों में जो उदारवादी दल के लोग थे, उदारवादी लोग थे, वो अश्वेतों के पक्ष में आए और आंदोलन चल ही रहा था। 28 वर्षों तक वो जेल में बंद थे। 28 वर्षों तक ये आंदोलन चलता रहा। पर जब नेल्सन मंडेला छूट कर आते हैं तो उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डी क्लार्क थे। ये उदारवादी नेता थे। ये श्वेत और अश्वेत की भावना को मिटाना चाहते थे। पर जब नेल्सन मंडेला छूट कर आते हैं तो इनको राष्ट्रपति 26 नवंबर 1994 को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए ये कहते हैं कि हम या हमारे अश्वेत जनजाति या श्वेत जात के लोगों या गोरे चमड़ी वाले लोगों पर जो जुल्म श्वेत लोगों ने ढाया, जो हम लोगों के ऊपर अत्याचार किए, हमें उस विद्रोही भावना से काम नहीं करना है। हम श्वेत अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोगों को सबको लेकर हमें चलना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। और इस आधार पर दक्षिण अफ्रीका में विद्रोह समाप्त होता है। तो चलिए भाई, इस तरह आप लोग भी बहुविकल्पी प्रश्नों को जोड़ कर, ये सारे प्रश्नों को बहुविकल्पी में रखा हूँ, जो हम जोड़ रहे हैं उन प्रश्नों को बहुविकल्पी में रखा हूँ। ऐसा जोड़कर आप उत्तर को बढ़ा सकते हैं या जितना आपको व्याख्या किया जितना उतने से भी काम चल सकता है, पर हो बहुत तो याद नहीं होगा। तो इसलिए कहानी के रूप में आपको बताया दक्षिण अफ्रीका में कैसे जुल्म ढाए गए, किन लोगों को पर ढाए गए, किन लोगों ने ढाए, नेल्सन मंडेला का क्या रोल रहा, डी क्लार्क का क्या रोल रहा। इस सब कारण से प्रश्न नंबर 2, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? तो उत्तर में देखिए, कोई भी देश हो, किसी भी देश के लिए संविधान एक दस्तावेज है। उस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, शासक के अधिकार, देश की हर प्रांत से क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के, शासक के, संघात्मक है तो राज्यों के, केंद्र के। तो संविधान को एक दस्तावेज मान सकते हैं, एक किताब मान सकते हैं, जिसमें देश की सारी व्यवस्थाएं, सारे कानून, अधिकार सब लिखित रूप में मिलते हैं। कोई गवर्नमेंट तानाशाह नहीं हो सकती, किसी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। तो इस तरह आप लोग बढ़ा के लिखेंगे। हम थोड़ा स्क्रीन पर इसको प्रस्तुत किया हूँ। स्क्रीन पे देखिए भाई, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक है। जेलिनेक नामक लेखक ने सही कहा है कि बिना संविधान के राज नहीं रह सकता। अगर एक अराजकता फैल जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में जो कुछ बताया गया, उससे संविधान की आवश्यकता और उसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। सभी नागरिकों की आस्था सरकार में होनी चाहिए। नागरिक चाहे बहुसंख्यक हों
अथवा अल्पसंख्यक, उन्हें सरकार से भरोसा रहता है कि उनके हितों की रक्षा अवश्य होगी। दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना उससे बहुसंख्यक अश्वेत और अल्पसंख्यक श्वेत दोनों को यह भरोसा हो गया कि सरकार उनके हितों और अधिकारों की रक्षा अवश्य करेगी। दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसे संविधान का नमूना विश्व के सामने उपस्थित किया जिसमें श्वेत एवं अश्वेत दोनों को समान मानते हुए सारे भेदभाव मिटा दिए गए। शासकों के चुनाव के नियम, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंगों के गठन इतिहास का संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान लिखित नियमों का एक संग्रह होता है जिसे उस देश के सभी नागरिक स्वीकार करते हैं। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसकी अवहेलना न तो शासक कर सकते हैं और न नागरिक कर सकते हैं। वास्तव में संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें यह प्रमुख हैं। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार हुआ। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ब्रिटेन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह प्रचलन हो गया कि प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन वाले देश में एक लिखित संविधान अवश्य होना चाहिए। जहाँ तक मेरा विचार है, किसी भी देश के लिए, वह देश चाहे संघात्मक हो या एकात्मक, प्रत्येक देश के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक होता है और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए भाई, ये बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आप और बढ़ा भी सकते हैं या दीर्घ में आ जाता है, तो इतना भी अगर लिख ले जाते हैं तब भी काफ़ी है। पर हूबहू जैसा मैं स्क्रीन पर दिया हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भाषा में भाव यही निकलना चाहिए कि संविधान क्या है, और बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करके ये जो मैं स्क्रीन पर आपको सेट प्रस्तुत किया हूँ, इसको पढ़ करके कम से कम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम 4 पेज में तो ज़रूर करें। इसमें अपने दिमाग का प्रयोग करके, बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रयोग करके आप उत्तर को बढ़ा दें। लघु उत्तरीय है तो इसी से मेन पॉइंट लिख के इसको छोटा कर दें, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मिलाकर कुल 5 प्रश्न इसमें रखा हूँ, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में ज़्यादा प्रश्न, करीब 100 से ऊपर प्रश्न हैं, तो इस कारण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम रखे हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। भारत में संविधान निर्माण का रास्ता कब से शुरू हुआ और संविधान निर्माण कैसे हुआ? प्रश्न नंबर 3, भारत में संविधान निर्माण का रास्ता कब से शुरू हुआ और संविधान निर्माण
कैसे हुआ। चलिए भाई देखिए इसकी व्याख्या उत्तर से देखना चालू करें। इसका उत्तर देखें। सन 1928 में भी मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा और सन 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान का निर्माण करने के लिए शुरू करने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नए राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। हालांकि अंग्रेजी शासन ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था और इसके आधार पर जिस व्यवस्था का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। सन 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे और इनमें बनी सरकार भी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पूरी व्यवस्था से अपना लिया गया है, जैसे कि 1935 का भारत सरकार का कानून। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के आगमन के साथ संविधान सभा के गठन का कार्य प्रारंभ हो गया, परंतु इसके गठन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। इस मतभेद का मुख्य कारण ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाना था। तीनों समूहों को अलग रखने का ही नहीं, यह संघ में मिल जाने की छूट आदि थी। इन गतिविधियों के बावजूद संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा हुआ था। अतः भारत के विभिन्न भागों और वर्गों के प्रतिनिधियों को इसमें स्थान मिला। इसके अतिरिक्त देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इसमें स्थान दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और इस समिति ने काफ़ी सोच समझकर संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और इसे 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने पेश किया गया। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का जनक कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में 144 दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। उसमें 2473 संशोधन पेश किए गए। 2473
73 संशोधन पेश किए गए और 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। भारत के नए संविधान का उद्घाटन 26 नवंबर 1950 को किया गया। इसी दिन से नवनिर्मित संविधान संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तत्पश्चात भारत गणतंत्र बन गया। इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए भाई, प्रश्न नंबर 3 में संविधान सभा कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। ये इलेक्शन करवाता है जुलाई में संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में प्रांतीय व्यवस्थापकों द्वारा, प्रांतीय सरकारों द्वारा, प्रांतीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन के बाद अस्थायी गवर्नमेंट बनती है। ये संविधान सभा 26 नवंबर 1900 ये संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती है तो अध्यक्ष किसे चुना जाए, तो पहला काम तो अध्यक्ष का होता है। तो अध्यक्ष किसे चुना जाए, तो इसमें अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों चुना जाता है? सबसे योग्य थे या सबसे पढ़े लिखे थे? नहीं, सबसे बुजुर्ग नेता थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग नेता थे, इसलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को चुन लिया जाता है। प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति में की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। ये 7 सदस्यीय होता है। इसी प्रारूप समिति की अध्यक्षता के कारण भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तो संविधान का जनक अंबेडकर और उद्देश्य प्रस्ताव इसमें जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा आप इसको 4-6 पन्ने बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसा आपके पास एग्ज़ाम में पेपर में जैसा समय रहे उस तरह से आप जिस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार होंगे, इसमें जोड़ जोड़ के जितना भी चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये सेशन को जो आपके पास भेज रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस सेशन की तैयारी कैसे करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि सेशन को 2-3 बार देखिए, चाहे बहुविकल्पीय हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, और 2-3 बार देखने के बाद जब अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप उसको कॉपी में लिखिए। हम वादा करते हैं कि हम पूरा कोर्स आपकी ज़ुबान पर रटा देंगे बिना मेहनत किए हुए। आपका मनोरंजन भी होता रहेगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझाइए। हमारा संविधान कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ से हमारा संविधान चालू होता है, प्रस्तावना चालू होती है हमारे संविधान की। तो उस प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके लिए आज ही नहीं कि आए कक्षा 9 के लिए ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, किसी भी साक्षात्कार में जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा आपसे। तो इसका भी हेडिंग के साथ व्याख्या किया हूँ। हूबहू ये इतना तो याद ही होना चाहिए और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी इसमें जोड़कर आप बढ़ा सकते हैं। विद्वानों के एक जोड़ के वाक्य जोड़ के इसमें बढ़ा सकते हैं। मतलब कम लिखने की कोशिश नहीं करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। आप लिखने की स्पीड बढ़ाएं। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ निम्नलिखित है। क्या? भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ निम्नलिखित है। नंबर 1, हम भारत के लोग भारत को। चलिए इसकी व्याख्या हम दो लाइन में व्याख्या किया हूँ। आपके पास जैसा समय रहेगा, आप जितना बहुविकल्पी प्रश्न तैयार रहेंगे उस हिसाब से आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए भाई, हम तो व्याख्या दो लाइन एक लाइन में किया हूँ, पर आपको ज़्यादा करना है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने ही दिया है। समझ गए? हम भारत के लोग, भारत की व्याख्या 2-3 लाइन है, आप चाहेंगे तो 10-20 लाइन भी कर सकते हैं। दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम अपना संविधान, हम अपने देश का कानून, हम अपने नागरिकों के हित को हम अपने हिसाब से, हमारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख सकती हैं। हम कानून बनाने, अपने देश को चलाने में संपन्न हैं, किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं हैं। पर व्याख्या हम एक दो लाइन में किए हैं। देखिए, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। आप अपनी भाषा में इसको 4 से 10 लाइन कर सकते हैं। फिर समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए इस सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। आगे आए भाई, पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सभी सरकार धार्मिक मान्यताओं और आचरण को समान रूप से सम्मान देती है। जो व्याख्या कर रहा हूँ उसका भाव समझते चलिए, क्योंकि आपको तो ज़्यादा बढ़ा के दिखाना है, कई लाइन में व्याख्या करनी है। फिर 5वां आ जाए, लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। चलिए 6वां देखते हैं, गणराज। दूसरे राज्यों में राजतंत्र उसी को कहते हैं जो मनोनीत किया जाता है किसी राजघराने से, पर हमारे यहाँ गणराज है। हमारे यहाँ हमारे सर्वोच्च पद पे जो आसीन है उसके चयन होता है, उसका नियुक्ति होती है। वो कोई भी हो सकता है, एक आदिवासी जैसे कि द्रौपदी मुर्मू, एक सवर्ण, ओबीसी, एसटी, किसी भी घराने से, किसी भी जात से वो निर्वाचित किया जाता है, उसका निर्वाचन होता है, ना कि मनोनयन होता है। तो चलिए देखते हैं, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। हमारे यहाँ चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, न कि किसी राज घराने से होगा। चलिए भाई, न्याय। 7वां देखें, न्याय। एक लाइन की व्याख्या किया हूँ, दो लाइन की व्याख्या किया हूँ, पर आपको तो बढ़ा के व्याख्या करना है। नागरिकों के साथ उनकी जात, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नागरिकों के साथ उनकी जात, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए भाई, 8वां देखें, स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, इस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। किस तरह, ये किस है भाई, इस नहीं है, किस तरह अपने विचारों की अभिव्यक्ति या को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह
अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। फिर आ जाइए समता पर, समानता पर। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। चलिए भाई अगले पे आते हैं। 10 बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्यों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे। कोई भी एक नागरिक अपने से किसी दूसरे नागरिक को कमतर या महत्वहीन ना समझे। नागरिक है भाई, नारी नहीं, नागरिक है। चलिए अब ये प्रश्न नंबर 5 है, 4 नहीं भाई, मैं पहले बोला था प्रश्न 5 प्रश्न है, मिस्टेक है टाइपिंग में, 4 लिख गया है पर 5 है। अब अगला कदम क्या उठता है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। समझिए, अगर आपको पेपर में इसको लिख रहे हैं, आपके पास ज़्यादा समय है, तो जो मैं आपको बताया शब्दों की व्याख्या क्यों, इन शब्दों को भी जोड़ देना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करना है और 2-3 बार सेशन को देखना है। और ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी 2-3 बार देखो। 2-3 बार जब समझ में, पूरा पाठ समझ में आ जाए, तब आप नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। पहले 2-3 बार देखें, देखने के बाद नोटबुक में लिखें। हम वादा करते हैं कि आपका कोई भी पाठ छूटने नहीं दूंगा, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा। पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे, हम जो व्याख्या कर रहे हैं, हम जो प्रश्न दे रहे हैं, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, समझाइए। अभी प्रस्तावना में क्या क्या शब्द हैं, उनके अर्थ, उनकी व्याख्या आप देखिए। एक एक 2-2 लाइन की बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या किया, पर आप देखिए उनका महत्व क्या है। ये थोड़ा छोटा कर दिया हूँ क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो दोनों को कंबाइंड कर देंगे, समझिए। तो चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का अपना महत्व है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का अपना महत्व है। इसे पढ़ने से भारतीय संविधान के उद्देश्यों की जानकारी मिलती है, जैसे जनता का संविधान, जैसे जनता का संविधान। देखिए भाई, प्रस्तावना पढ़ने से ही पता चलता है कि हमारा संविधान जनता का संविधान है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता ने यह संविधान बनाया है। इसी कारण हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू की जा गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना का भी हम दक्षिण अफ्रीका के लोग से शुरू होती है। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य के हम सभी लोग से शुरू होती है। समझ गए। चलिए भाई अब अगला देखें। अगला मात क्या है? आदर्शों एवं मूल्यों की झलक। आदर्शों एवं मूल्यों की झलक। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से भारतीय संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान के उच्च आदर्श एवं मूल्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। देखिए भाई, ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर और ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो सेशन 2-2.5 घंटे पहुँच जाएगा, 3 घंटे पहुँच जाएगा। मेरा कोशिश यही है कि सेशन 1 घंटे के अंदर में रहें, क्योंकि हम 3-3 सेशन डाल रहे हैं। तो आप समझ जा सकते हैं कि अगर 1-1 घंटे का सेशन हुआ तो 3 घंटे तो वैसे हो गया। तो इसलिए व्याख्या बहुत संक्षिप्त में हो रही है। फिर तीसरा देखें, सरकार के स्वरूप की जानकारी। सरकार के स्वरूप की जानकारी। प्रस्तावना में सरकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यह एक गणराज्य, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है।
इस पर आंतरिक दबाव नहीं है तथा बाहरी मामलों से भी यह स्वतंत्र है। इसका उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। समझ गए? तो ये सेशन को पीछे कर करके आप ऐसे तो आप पढ़ते ही जाएंगे, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक ना समझ में आ जाए पूरा पाठ तब तक सेशन को देखिए। और उसके अंदर जब समझ में आ जाए तो आप सेशन को पीछे कर कर करके नोटबुक में लिख भी लीजिए, आपको आसानी रहेगी। चलिए, चौथा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। सन 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात ये धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता, अतः सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप आखिरी में ये ज़रूर लिखें, जहाँ तक इस संबंध में हमारा विचार है कि प्रस्तावना संविधान का आधार है। प्रस्तावना ही भारतीय संविधान के मूल्यों, आदर्शों एवं उद्देश्यों का बोध कराती है। न्यायालय ने भी प्रस्तावना के महत्व एवं मूल्यों को स्वीकार किया है। ये एक बार ज़रूर लिखें, वो कक्षा 9 का पेपर दें या कक्षा 10 का पेपर दें, तो ये एक बार ज़रूर अपना विचार व्यक्त करें। तो जैसे मैं अपना विचार व्यक्त किया हूँ, इसी को उठा के लिख दें, पर ये वाक्य ज़रूर लिखें, जहाँ तक हमारा विचार है। किसी विद्वान का कोटेशन उठा के लिखें, मतलब उस वाक्य से पूरे क्वेश्चन की झलक दिखनी चाहिए। तो चलिए भाई, व्याख्या संक्षिप्त रूप में आपके सामने पेश किया। अब आपको इसकी विधिवत व्याख्या करना है, सेशन को बार बार देखना है और सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़वाना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत से जहाँ से भी हो सके, जो आपके क्लास फेलो हों, दोस्त हों, उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस पे जितने जो भी सेशन आते हैं उस सेशन को देखिए। इस चैनल पर कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का कोर्स अभी चल रहा है। ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 11 और 12 का इतिहास और नागरिक शास्त्र का कोर्स पूरा करवाएंगे और इसी चैनल पर कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। तो जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए, अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।